क्या होंगे, एम ही बस कुछ भी पूछ लेंगे। मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम जी, अनस ताहिर आपको बर्ड्स एवेन्यू में खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं पिछली कुछ वीडियोस से हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसके अंदर हम बड़े और नॉन ब्रीडर्स के पास जा रहे हैं, और जाने का सिर्फ एक मकसद है कि ये जो लव बर्ड की हॉबी है, ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, इसके अंदर जो नेगेटिव अनासर हैं या जो लोग इस काम को करते हुए डरते हैं या उनके जो खौफ हैं, उसके बारे में, उसके जवाब और उनके खौफों को किस तरह काउंटर किया जाए, इस सिलसिले में आज हम फैज़ी भाई के पास हाजिर हुए थे। फैज़ी भाई आप जानते हैं कि अनस भाई क्या हाल है? मैं जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आप और फौजुल भाई मेरे पास आए, बड़ा अच्छा लगा। और आपका जो चैनल है माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं इस हॉबी के लिए, इस फ्रेटर्निटी के लिए, तो इसको ऐसे जारी रखें पॉजिटिव वे में। अल्हम्दुलिल्लाह आप पॉजिटिव चल रहे हो और आगे भी पॉजिटिव वे में चलें इसको लेके आप। अच्छा फैज़ी भाई, आपने कोई भरम नहीं रखना, बात सीधी करनी है। जी ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि आपने लव बर्ड्स लगाए हुए हैं, आपने इस साल एक्सपेंड किया है, पेयर्स ज़्यादा किए हैं या पेयर्स कम किए हैं? अच्छा, मैंने जी इस साल एक्सटेंड ही किया है, इसको बड़ा किया है। लास्ट ईयर मेरे पास जो पेयर ब्रीडिंग पेयर्स थे वो तकरीबन 150 थे, और इस साल जो है तकरीबन 250 प्लस हैं जो ब्रीडिंग पेयर्स में इस साल ब्रीड करवाऊँगा। अच्छा, नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि लव बर्ड को जो समेट लेना चाहिए, आप लोग बढ़ा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं उन्होंने अपना चुगलन बहुत ज़्यादा बेच लिया हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि कोई नया चुगलन तैयार करें। अब उनके पास वो बर्ड नहीं है या वो क्वालिटी नहीं है या उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया उस लिहाज से, तो अब वो कहते हैं कि जो लव बर्ड चला गया, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लव बर्ड चला गया। वो टाइम चले गए कि कभी एक बंदा ट्रेंड चेंजर होता था। सोशल मीडिया का टाइम है, 80% जो हमारे फैंसियर्स हैं इसमें उनका स्टेक्स लगा हुआ है, लव बर्ड के अंदर ही स्टेक है सबका, तो ये बातें पुरानी हो गई। या वो कोशिश करेंगे तो अगर पोस्ट लगा के देख लें आज, तो डिफेंड करने वाले बड़े फैंसियर में से कोई भी साथ छोटे फैंसियर होंगे जो डिफेंड कर रहे होंगे। नहीं देखें ना, एक बात तो फैक्ट है, ये मैं हर एक से ये क्वेश्चन मैं लाजमी पर्सनल मीटिंग्स में भी और वैसे भी हम चैनल के लिए भी जब करते हैं, देखें जो नया बंदा आ रहा है, आपके लिए बर्ड बेचना आसान है, आपका एक नाम है माशाल्लाह, आपके फिशर्स चैम्पियन होते हैं, वो हर लाइन से गुजरते हैं, हम लोग लेते हैं ताकि उसको लाइन से गुजारें। आपके लिए बर्ड बेचना आसान है, लेकिन एक नया आने वाला बंदा है, वो पहले साल में है, वो दूसरे साल में है, वो कंफ्यूज, वो जब पोस्ट लगाता है तो कई दफ़ा उसका बर्ड नहीं बिकता। होता क्या है कि जिस तरह लास्ट टाइम अपलाइंस के साथ हुआ है कि लोगों ने पोस्टें लगाई, बर्ड नहीं बिका, वो पैनिक हुए और उन्होंने रेट गिरा दी कि यार बस निकाल लो किसी तरीके से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैंने शौक स्टार्ट किया 2008 में अंस भाई, तो पहले साल या पहले 2 साल मेरे पास भी कोई अर्निंग नहीं हुई। मैंने मतलब कि अगर पैसे मेरे पास तो आए तो मैंने री इन्वेस्ट किए ना उसमें। ये गेम होती है पैशंस की, जब तक आपकी लाइन डेवलप नहीं होगी, अगर आपकी फेसबुक पे मार्केटिंग ज़ीरो है ना, तो आप बिल्कुल ज़ीरो है। फेसबुक जो है वो हमारी एक शॉप है, हमारा एक आउटलेट है, अगर हमारा वहाँ पर डिस्प्ले नहीं है ना तो हम लोग फारिग हैं। पैशंस की गेम है, अपलाइन कहीं नहीं गया। अब जिस बंदे ने 15 से 20 पेयर अपलाइन के लगाए हुए हैं वो तो बेवकूफ़ है ना। शौक होता है, 1 पेयर का होता है, 2 पेयर का होता है, 3 पेयर्स का होता है। आप पे ना बर्डन बड़े ब्रीड है, उसको आप ब्रीड के चंद बच्चे होंगे आप इजी बेच लेंगे। जब आपके पास 100 चिक्स आ जाएंगे तो बेचना मुश्किल हो जाएगा उसमें आपके पास। ना आप उस तरह को उसको मेंटेन कर सकते हैं, ना उसकी पेडिग्री बना सकते हैं। आपने कहना ये ग्रीन ओपलाइन है, आपने कहना ये ग्रीन ओपलाइन निकला, आपने ना उसकी पेडिग्री मेंटेन करनी है, कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता। हर शौकीन को चाहिए शौक जो कर रहा है, शौक भी करें, बिजनेस भी करें, लेकिन लिमिटेड पेयर्स के साथ। अब मेरे पास 250 पेयर्स लगे हुए हैं इस टाइम, मेरे ख्याल से मेरे पास अपलाइन के गिनती के 4 पेयर होंगे ग्रीन अपलाइन के बस। तो मेरे पास अगर ग्रीन अपलाइन के 40 बच्चे भी आएंगे तो मेरे पास लेने वाला 100 बंदा होगा ना। तो बंदा ब्रीड वो चीज़ करवाए जिसकी आपके पास मार्केट हो। लोगों को ये किस तरह पता चले कि मार्केट के, अच्छा मैं इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखता हूँ। अभी पीछे वकास भाई से जब हमने बात की या उससे पहले हमारी ताहिर भाई से बात हुई, मोहसिन ज़फ़र भाई से बात हुई, उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बयान किया। और मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को ये बताएं कि इस बिज़नेस का के अपने डायनामिक्स हैं, आपको सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करने हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये बिज़नेस के डायनामिक्स लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? कौन सा नेक्स्ट मार्केट किस चीज़ की आ रही है फॉर एग्जांपल?
देखें मार्केट जो है ना, मैं कहता हूँ जो अपलाइन की है, अगला साल भी अपलाइन का ही है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें, इस दफ़ा जितने भी शोज़ हुए हैं, बर्ड जीता कौन सा उसमें? अपलाइन जीता। अब बात है कि आपका अपलाइन किस लेवल का है। शोज़ होते हैं, आप लोगों को चाहिए शोज़ में पार्टिसिपेट करें, आप लोगों को देखेंगे आपका बर्ड किस जगह स्टेबल है, किस जगह खड़ा हुआ है और आपकी क्वालिटी क्या। अब अपलाइन की क्लास में 50 बर्ड्स थे जो अभी रिसेंटली शो हुआ, तो उसमें लोगों के पास क्वालिटी नहीं थी इतनी ना। लोग कहते हैं अपलाइन गिर गया। अब वाइन भी अगर अपलाइन अपना 50,000 का बेच रही है, किसी वजह से बेच रही है ना। फर्स्ट भी मारा था, सेकंड भी मारा था, थर्ड भी मारा था। क्यों? हमने उसको आउट क्रॉस करवाया था बेसिक बर्ड के साथ। जब तक आप लाइन नहीं बनाएंगे, अब ताहिर भाई ने फ़र्ज़ करें आज से 4 साल पहले एक चैंपियन खरीदा, तो वो चैंपियन आज भी चैंपियन ही है, लाइन आज भी लाइन नहीं है। तो आपकी जो सिलेक्शन होती है ब्रीडिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बर्ड अच्छा लगा लिया, दूसरा बर्ड हल्का लगा लिया, तो आप पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो सिलेक्शन और ब्रीडिंग को आपने समझना है। मार्केट होता है, ट्रेंड होता है, डिमांड एंड सप्लाई है। आज ग्रीन अपलाइन की सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। ये नहीं है कि उसकी डिमांड नहीं है। पहले 1 फैंसी ब्रीड करवा रहा था, इस टाइम 100 फैंसी ब्रीड करवा रहे हैं। 100 के 100 ने जब ऐड लगा देनी है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। हर चीज़ का टाइम आता है। और अगर आप सिर्फ कमर्शियली चाहते हैं तो बस फिर वो मेरी लाल आंख ही है पाकिस्तान में, वो जितनी मर्जी लगा लें आप। अच्छा, अभी भी अल्बाइनो जो है वो 15,000 का बिक रहा जी, बिल्कुल बिक रहा। क्रीमिनो अभी भी 35-40 का ही है। ऐसे है। आप नेक्स्ट कमर्शियल बर्ड क्या देख रहे हैं? अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो और पेल फेलो तो बड़ा महंगा है, कमर्शियल कैसे हो जाएगा? ये सर कमर्शियल हो जाएगा। ये इस साल आपकी इंपोर्ट बंद हो गई है और अच्छा हुआ कि बंद हो गई है। नया फैंसी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि अगर इंपोर्ट इस तरह नहीं ओपन रही तो हमारे बर्ड कौन खरीदेगा हमसे ना। ज़ाहिर बात है, इंपोर्ट के माल में और लोकल ब्रीडर के उसमें माल में चीज़ में फ़र्क होता है। तो मेरा ख्याल है कि पेल फेलो इतना महंगा भी नहीं रह गया। पहले ग्रीन पेल फेलो 1.5 लाख का होता था, तो अब जो 50-60 हज़ार रुपये का हुआ, तो ये नेक्स्ट कमर्शियल बर्ड जो है पेल फेलो ही है। फैज़ी भाई, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस के अंदर इस लव बर्ड जिसको हम हॉबी कहते हैं, कमाने के लिए आए हैं, ये बड़ी सीधी सी बात है। ये किसी एक्सटेंट तक, कुछ एक्सटेंट तक नेगेटिव भी है अगर आप इसको प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट से देखेंगे तो। लेकिन लोगों ने सरमाया लगाया है अपना यहाँ पर। आप क्या सजेस्ट, अपने इतने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अब जो बंदा आ रहा है या जो पिछले साल आया था, उसके लिए कमर्शियल अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बर्ड्स कौन से हैं? आप अल्बाइनो और क्रीमिनो से भी आगे जाएं थोड़ा सा, कि चले वो तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा लोग कहाँ पे स्टेप अप करें? जी अंश भाई, इस तरह है कि बेसिक बर्ड में ना आपके 4 बर्ड आ जाते हैं। जिस तरह एक आपका आ गया ग्रीन फिशर आ गया, एक ब्लू आ गया, एक पार ब्लू आ गया और एक कोई म्यूटेशन आ गया जिसको हम अपलाइन ले सकते हैं। अपलाइन बेसिक बर्ड है। अब इनमें जो कमर्शियल है ना, मेरी नज़र में अपलाइन भी कमर्शियल है। फ़र्ज़ करें आप अगर एक जोड़ा 20 से 25 हज़ार का या 30 हज़ार का बना रहे हैं, हल्की क्वालिटी का अपलाइन का, तो उसका बच्चा आपका 5 से 10 हज़ार रुपये का बिक रहा है। अगर अब इसी को अगर बाइनो को लेते हैं आप 40 हज़ार रुपये का जोड़ा ले लेते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी भी है, सर्वाइवल रेशो भी कम है। एट द एंड अगर बस 5 बच्चे निकले हैं तो सेल्फ 3 ही होने हैं। वो 3 बच्चे 45 के हैं। और अगर आप यही एक क्लच में आप इसको अपलाइन को देख लेते हैं, ग्रीन अपलाइन को, तो 7-8 हज़ार का बच्चा है, इसने 5 बच्चे देने हैं आपको। तो ये भी कमर्शियल है। लेकिन मैं न्यू फैंसी को ये बोलूँगा कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना, तो वो किसी एक बेसिक बर्ड को पकड़ के उस पर वर्किंग करे, किसी एक म्यूटेशन को या किसी एक बेसिक बर्ड को। जैसे मेरे पास अब ग्रीन फिशर है, तो मैं उस पर ग्रीन फिशर पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ग्रीन फिशर इसमें पाकिस्तान में सबसे अच्छा मेरे पास है। ताहिर शेख भाई अपलाइन ब्रीड करवा रहे हैं, उनके पास अपलाइन सबसे अच्छा है। बिल्कुल। इस तरह अगर कोई बंदा, जैसे मोहसिन भाई देख लें, ग्रीन अपलाइन अच्छा ब्रीड करवा रहे हैं, तो ग्रीन अपलाइन मोहसिन भाई का एक नाम है इस टाइम, ब्लू फिशरी में एक नाम है। तो मैं हर न्यू फैंसी को ये बोलूँगा, कमर्शियल काम करें, लेकिन कुछ बर्ड ऐसे उतने खास होने चाहिए आपकी वर्किंग होनी, आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी। आप लाएं, शो खेलें, शो में जीते हैं उससे, ताकि पता लगे आपके कमाने नहीं आए, आप इसे वर्किंग भी कर रहे हैं हॉबी में। तो आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अपनी लाइन के ऊपर, किसी भी बर्ड की लाइन के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको बर्ड बेचने में मुश्किल ही होगी। बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती है बर्ड की लाइन होती है। लोग कहते हैं कि लव बर्ड में पेडिग्री मैटर नहीं करती। मैं कहता हूँ जी, पेडिग्री हर चीज़ में मैटर करती है।
अगर आपके पास एक हल्का बर्ड है, आपको अच्छा बर्ड नहीं निकाल सकता, और जो अच्छा बर्ड है उसने अच्छा बर्ड ही निकालना है आपके पास। तो फोकस जो है वो सिलेक्शन ब्रीडिंग पे होनी चाहिए, अच्छी ब्रीडिंग पे होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, वैसे मैम आपको पता नहीं आपको इस चीज़ का पता है कि नहीं, इस दफ़ा मुझे पता चला है कि तकरीबन 400-500 अपलाइंस का ऑर्डर आया हुआ है जो कि बलूचिस्तान के रास्ते जाने हैं ईरान। अच्छा, अब इतनी क्वांटिटी हम लोग जमा कर सकते हैं पाकिस्तान से? अच्छा, ये ऑर्डर ना अभी कुछ अर्सा पहले भी आया था, तो उस टाइम हमारा जो अपलाइन है ना मार्केट नहीं ले रही थी। मसलन कि जब ऑर्डर आया तो मार्केट ने फिर लेना स्टार्ट किया, तो 10,000 रुपये की मार्केट ने बाइंग की है। 10,000 पिछले दिनों में मार्केट में अपलाइन की बाइंग हुई है। तो हमारे फैंसियर्स पाकिस्तान का अलमिया ये है कौम का हमारा कि अगर किसी बर्ड की डिमांड आ जाए ना, तो आप आज बर्ड 10,000 का ले रहे हो, कल वही बर्ड आपको 12,000 रुपये का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर भी क्या करेगा जब उसको एक रेट पे चीज़ ही नहीं मिल रही, वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा? तो हमें चाहिए हम एज अ ब्रीडर और एज अ पाकिस्तानी हम लोग उनको भी सपोर्ट करें, एक्सपोर्टर्स को ना उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें। लोकल बेशक हम बड़ा एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सपोर्टर हमारे पास आए तो उसको हम थोड़ा मिनिमल मार्जिन पे बढ़ देते हैं उसको हम। क्वांटिटी ब्रीड करवाने, क्वांटिटी ब्रीड मतलब कहने का मकसद ये है कि देखें हर चीज़ हर शख्स पे अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल ऐसे जिसने क्वांटिटी पे काम करना है, जिसने बल्क पे काम करना है, वो फिर इसकी केयर ना करे कि वो क्या लगा रहा है, वो क्वांटिटी में लगा ले एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो क्वांटिटी में लगा के अगर आप कमर्शियल आ रहे हैं ना, तो कमर्शियल मैंने अपनी इसमें एक्सपीरियंस में मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं, मैंने जितने भी कमर्शियल लोग देखे हैं जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, वो मैक्सिमम 3 साल तक इस हॉबी में रहे हैं। बड़े बड़े नाम है जो 3 साल शो करके चले गए हैं, 4 साल। क्यों? कमर्शियल जब आप करते हैं ना उसमें लॉस भी आपको ज़्यादा होता है। अगर आप शौक करते हैं तो शौक में नुकसान नहीं होता आपको, वो आपकी हॉबी होती है, नुकसान भी हो गया, आपने कहना जी मेरी हॉबी है, मेरा शौक नहीं, है। नुकसान और बताएं कि नुकसान कैसे हो सकता है? बर्ड हॉबी एक वाहिद हॉबी ऐसी हॉबी है, ऐसा शौक है जिसमें आपको पैसा आता है जाने की बजाय। उसके अलावा आप कोई भी हॉबी देख लें, कोई भी शौक देख लें, उसमें आपका पैसा लगता ही है, आपको अर्निंग नहीं होती बिल्कुल भी उस चीज़ में। तो ये एक बहुत अच्छी हॉबी है और बहुत अच्छा बिजनेस भी है, लेकिन अगर इसको आप हॉबी लेके चलेंगे तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं इसमें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर ये सवाल कर देता हूँ एकदम से, इफ़ यू डोंट माइंड, आप इसके अलावा क्या काम करते हैं? अच्छा, मेरा इसके अलावा बिज़नेस है, हमारी इंपोर्ट है अपनी, और रिटेल की शॉप्स भी हैं, चेन चल रही है डॉलर बाज़ार के नाम से, बिन सुल्तान के नाम से, और चाइना सेल जो है वो। ये सवाल करने का एक मकसद है, मुझे ये बताएं, लास्ट ईयर आपने अपने दूसरे बिजनेस से ज़्यादा कमाया है या आपने लव बर्ड से ज़्यादा कमाया? दूसरा बिजनेस ही मेरा छोटा नहीं है, तो मैं कहता हूँ दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जब ड्यूरिंग कोविड जितना मैंने इससे कमाया ना, मैंने उससे भी कमाया। मतलब अगर वो इक्वल भी कर देता है आपके उस बिजनेस की इनकम को, तो मतलब इट्स नथिंग लाइक दैट, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है। अच्छा, एक बात है फैज भाई, जिसने लास्ट टाइम बड़ा ख़राब किया, बल्कि दो चीज़ें हैं और आपस में इंटरमेंगल्ड हैं। एक है इम्पोर्ट जो यहाँ पे आई है। अच्छा, इम्पोर्ट एक जेन्युइन ब्रीडर इम्पोर्टेड बर्ड ले ले, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं, जब वो क्वांटिटी के अंदर ला के बर्ड को या लोगों से सस्ता उठा के आगे बेचते हैं, जिसको आप वो कहते हैं रिंग काट के बेचना, इसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि ये मतलब शुड पीपल बी डूइंग दैट? ये नुकसान नहीं पहुंचा रही? ये हॉबी को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो अपनी आखिरत है ना उसको भी ख़राब कर रहे हैं। मैंने इंपोर्ट की बर्ड, मैंने फिलीपाइन से भी इंपोर्ट किए, मैंने यूरोप से भी इंपोर्ट किए, तो मेरे पास आज भी मेरे वो रिंग बर्ड लगे हुए, मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। मैंने इंपोर्टर से नहीं खरीदा, मैंने डायरेक्ट ब्रीडर से बर्ड बाय किया, सिलेक्टेड बर्ड बाय किया। 50 बर्ड्स की मेरी शिपमेंट है, जिसमें 10 डन फेलो थे और बाकी पेल फेलो अप्लायंस थे, कुछ क्रीमनस मैंने मंगवाए थे बाहर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिंग काटने की ज़रूरत उसको ही है जो चोर है, जो चोर नहीं है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा ओपन अप करते हैं। लव बर्ड यहाँ पे बहुत इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे सेल हुआ पिछले 2 साल, कुछ ज़्यादा प्राइसेस थी मार्केट के लिहाज से, उसमें से फ़ायदा उठाया गया और उसके बाद अब लोग चाह ये रहे हैं कि लव बर्ड जो है ना वो गिरे और सर्टन दूसरे बर्ड्स वो ऊपर आए। देखें, कमाना हर एक का हक है, मेहनत उन लोगों ने भी की है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी दूसरे बर्ड की तरफ जाते हैं तो वो किस तरह
लव बर्ड को कम्पीट करेगा, इसलिए कि इस टाइम पे तो 80% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। मैं आज भाई इधर ये कहूँगा, ये वो तबका है, कहते हैं ना जिसको इज्जत नहीं राज आती, इस तबके को इज्जत नहीं राज आई। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी इनको, ये इज्जत चाहते तो इज्जत ये संभाल सकते थे। आपने लोगों को मिलियंस के बर्ड सेल किए, अब जब उन लोगों की बारी आई है तो आप कहते हैं जी लव बर्ड तो ख़त्म हो गया, लव बर्ड तो डूब गया, या उन लोगों का पैसा हलाल का नहीं है या आप लोगों का पैसा हलाल का नहीं था। वजह क्या है कि आप लोगों को अब नया चूरन बेचना चाह रहे हैं, नई तरफ लाना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम जा चुका हुआ है, सोशल मीडिया का टाइम है। अब वो बातें पुरानी हो गई है कि 10 बंदे खड़े होंगे तो हॉबी की डायरेक्शन चेंज कर दें। पहले काम उन्होंने किया था जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, ओपन मार्केट है ना, कोई रेगुलेटेड मार्केट तो नहीं है ना, इसको मैं रेगुलेट कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं ना 10 लोग मिल के कर सकते हैं। उनका हक बनता है, वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उनका हक बनता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बीइंग अ लव बर्ड ब्रीडर इसको किस तरह काउंटर करेंगे? देखें यहाँ पे बर्ड महंगा है, बाहर से बर्ड इंपोर्ट करते हैं तो वो सस्ता है, मार्केट कैसे रेगुलराइज होगी? नहीं, मार्केट रेगुलराइज हो गई है। अब आपका जो डॉलर है ना वो बहुत ऊपर जा चुका है। अगर आप बोलेंगे बाहर से फ़र्ज़ करें आपको अगर पेल फैलो इस टाइम $300 का भी मिल रहा है तो वो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का है इस टाइम। अच्छा, $300 का बर्ड भी है तो पाकिस्तानी वो 1 लाख का बन गया। जाहिर बात है जिसने खरीदना है इम्पोर्टर ने, उसने उधर पे करना है, उसके बाद उसने शिपिंग चार्जेस देनी है, उसने मोटेलिटी देनी है, तो वो लाख से कम पर वो सेल ही नहीं कर सकता ना। और तो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे यहाँ पे उस प्राइस रेंज में आ गया। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी हुई है। अगर 2 साल पहले देखा जाए तो प्राइसेस वाकई हाई थी, डॉलर कम था ना रेट में, लेकिन अब डॉलर ऊपर चला गया, पाकिस्तान जैसे ऊपर चले जाए दोबारा वो वापस नीचे तो आती ही नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है कि लव बर्ड की हॉबी सेफ हॉबी है इस टाइम। आपका स्टेक जो है वो सेफ है इसमें। अब आपको नुकसान या इस तरह का डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। 2 साल इन्होंने शोहरत देखी है और जब इनको शोहरत मिल गई तो उन्हें शोहरत राज नहीं आई। तो कहते हैं ना तकब्बुर गरूर आ जाए तो फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है बंदे का। तो मैं यही बोलूँगा अगर इनमें गरूर और तकब्बुर है तो डाउनफॉल स्टार्ट है इनका। क्योंकि सारा इनको हॉबी में जो मुझसे बहुत पुराने हैं, लेकिन उन्होंने पैसा पिछले 2 साल में देखा है बस। उससे पहले इन्होंने पैसा लगाया है सिर्फ। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, पेल फेलोज लोगों को लगाने चाहिए क्वांटिटी के अंदर? बिल्कुल लगाना चाहिए। नेक्स्ट कमर्शियल बर्ड जो है वो आपका पेल फेलो ही है। और मेरा ख्याल है इसमें रूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बहुत सी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिधर अभी पेल फेलोस नहीं है। आप सऊदीया चले जाएं, आप UAE चले जाएं, आप कतर वाली साइड में चले जाएं, इधर आपको पेल फेलो नहीं मिलना। अच्छा। और हमने जब ईरान चले जाएं और जब हमारी एक्सपोर्ट ओपन होनी है तो हमने इन्हीं कंट्रीज में अपने बर्ड एक्सपोर्ट करने हैं। आपको अल्बाइनो भी मिल जाएगा, क्रीमोनो भी मिल जाएगा, लेकिन पेल फेलो वहाँ पे 100 में से सिर्फ एक ब्रीडर के पास होगा। बेशक आप दुबई चले जाएँ, बेशक सऊदीया चले जाएँ, बेशक आप कतर वाली साइड पे चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, आपको वहाँ पे पेल फेलो नहीं मिलना, बिल्कुल भी नहीं मिलना। अब UAE में इस टाइम अल्बाइनो का रेट जो है ना वो हमारे जो इधर पेल फेलो का रेट है ना उसके लेवल पे है। अच्छा। हाँ। वहाँ पे बर्ड बहुत महंगा है इस टाइम दुबई में। तो पेल फेलोस के अंदर आप क्या कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं? मैं हर साल खुद को अपग्रेड करता हूँ, तो मैं सब शौकीनों को ये बोलूँगा जिसके पास पेल फेलो नहीं है वो अभी पेल फेलो ले और उसको ऑफलाइन वर्किंग में यूज़ करें। ऑफलाइन पेल फेलो? मैंने लास्ट ईयर ही सिंपल पेल फेलो सारा ख़त्म कर दिया था। अच्छा। अब मेरे पास सिर्फ ऑफलाइन पेल फेलोस हैं। 40 पेयर्स मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन सारे ऑफलाइन पेल फेलोस के हैं। सिंपल पेल फेलो मेरे पास कोई भी नहीं है। तो इसकी सर्वाइवल का लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इशू है। नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। कुछ SOPs हैं इसकी जो आपने देखनी है। अगर आप इनको सोक सीड देते हैं तो तब भी ये इनकी एक्सपायरी हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल के अलावा कोई और वेजिटेबल देते हैं, जैसे आप कैरेट देते हैं इनको, तब भी इसकी एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और उसके अलावा अगर आपका पानी pH लेवल आपका 7.5 से ज़्यादा है तब भी वही होना है। और TDS लेवल अगर आपका 100 से ऊपर है तो तब भी इसकी एक्सपायरी होनी है। अच्छा। उसके अलावा इसका इम्यून वीक होता है तो मैं उसके लिए कुछ इम्यून बूस्टर जो होते हैं वो यूज़ करता हूँ। एक इम्यूनोटोम के नाम से पोल्ट्री का आता है, वो फेटूरा आता है, इसका पता नहीं किस कंपनी का नाम मेरे माइंड से निकल गया। फेटूरा आता है, म्यालिक का आता है।
तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बर्ड की इम्यून स्ट्रॉन्ग होती है और आपका जो बड़ा पेयर है वो भी बच्चों को अच्छा पालेगा, उसकी इम्यून भी अच्छी होगी। विटामिन ई सेलेनियम की बात कर रहे हैं आप? इम्यूनो, हाँ जी, ई। ओके। उसमें सेलेनियम जो है वो इम्यूनोटोन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे इसका सर्वाइवल जो है वो अच्छा हो जाता है। जब बर्ड का इम्यून स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, मैं रेगुलर चलाता हूँ 365 डेज़ मेरा जो होता है ये ई सेलेनियम वगैरह, ये फटूरा या इम्यूनोटोन, ये मेरा 365 डेज़ चलता है पानी में। इसमें कोई नागा नहीं है। अगर कंपनी ने डोज आपको बोली है 4 ml पर लीटर तो मैं 2 ml पर लीटर देता हूँ, लेकिन देता हूँ होल ईयर हूँ मैं। तो बर्ड इससे आपका ज़रा एक्टिव भी रहता है। फैज़ी भाई, ग्रीन फिशर तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको पूरा पाकिस्तान जानता है ग्रीन फिशर्स के लिए। ग्रीन फिशर्स के अलावा आपने इन नंबर्स अपनी स्ट्रेंथ अपनी एवरी में कौन से बर्ड की रखी हुई? पेल फेलो फ्लाइंस है। पेल फेलो मुझे पसंद है। मैं किसी बर्ड को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो बर्ड मुझे नहीं पसंद वो ब्रीड नहीं करवाता। जैसे डल्यूड मुझे नहीं पसंद, तो आपने मेरे शर्ट पे जाके डल्यूड ढूंढना है कि लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। बेशक वो अच्छी अर्निंग है, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मेरे पास डल्यूड नहीं लगा हुआ। मैं अगर इसका बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं शौकीन पहले हूँ, हॉबीइस्ट पहले हूँ, बाद में इसका बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप जवाब देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट ये जो अपकमिंग सीज़न अब रेट्स वगैरह ओपन होने, पेल फेलोज़ के रेट्स सिंपल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास इस टाइम पे सिंपल लगा हुआ है, ऑफलाइन एक नेक्स्ट बात है, रेट्स अब कहाँ पे एस्टिमेटेड रेट्स मार्जिन रख के क्या होंगे? पेल फेलोस अच्छा रेट होगा मेरा ख्याल है। पेल फेलो ग्रीन का रेट 60,000 होगा और ब्लू का 90,000 होगा और 110-120 जो होगा पार ब्लू पेल फेलो का होगा, सिंपल का। और लेकिन ये प्राइजेस मैंने आपको एवरेज बर्ड की बताई है। अब किसी का बर्ड इससे हल्का होता है या इससे अच्छा होता है तो प्राइस ब्रीडर की अपनी होती है। अब अगर हो सकता है मेरे पास पेल फेलो अच्छे डार्क कलर की हैं तो मैं शायद 125 का भी ना दूँ आपको पार ब्लू पेल फेलो। तो ये हर ब्रीडर का अपना रेट होता है, प्राइस टैग हर ब्रीडर का अपना होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको वैसे कि एवरेज जो मार्केट रेट होगा उसके बारे में आपको मैंने बताया। अच्छा, चलते चलते आपसे ये भी पूछते हैं कि आपकी क्या रूटीन है ब्रीडिंग सीज़न क्योंकि शुरू हो गया हुआ, तो आप क्या रूटीन क्या रखते हैं बर्ड्स की, सॉफ्ट फूड की और वाइटामिन्स की? सॉफ्ट फूड जो है मेरा डेली डलता है और उसमें मेरा गीला ज़रा नहीं होता। एग्स होते हैं, ब्रेड होती है, एग एंड बिस्किट होता है और उसके अलावा सब्ज़ी में या तो पालक होती है या घिया होता है या मेथी होती है और उसके अलावा मेरे सॉफ्ट फूड में कुछ भी नहीं होता। विटामिन में मैं विटामिन ए भी दे रहा होता हूँ, विटामिन बी भी दे रहा होता हूँ, विटामिन मल्टी विटामिन अलग दे रहा होता हूँ, प्रोबायोटिक भी दे रहा होता हूँ और बड़ा कुछ दे रहा होता है। अच्छा, ये गीला दाना क्यों आप यूज़ नहीं करते? ये तो अक्सर लोग यूज़ करते हैं। मैंने बल्कि उस दिन मोहसिन भाई भी मेरे ख्याल में यही कह रहे थे कि गीला दाना जो है वो अवॉइड। अच्छा, मेरा ना शेड इंडोर है। आप मेरे शेड के अंदर जाएंगे ना आपको ठंडक महसूस होगी। बाहर इस टाइम टेम्परेचर ठीक है लेकिन शेड के अंदर शायद तो ठंडक महसूस हो। और गीला दाना जो होता है वो आपका पोटा जो बर्ड का होता है उसको भी स्टक कर देता है, इजी डाइजेस्ट नहीं होता, चोक कर देता है। अब जो बच्चा होगा जब उसका पोटा स्टक हो जाएगा तो वो एक तो स्मॉल साइज़ का रह जाएगा, ज़्यादा फीड नहीं लगेगा, जब उसको हजम नहीं होगी। तो मैं इसलिए नहीं डालता। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो फूड डालूँ जो इजी डाइजेस्ट हो। ग्रीन्स बेस्ट है, जैसे आप स्मार्ट है ग्रीन ज़्यादा यूज़ करते होंगे आप ग्रीन फूड, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा आखिर में आप लोगों को कुछ सजेशन दें कि जो स्पेशली नए आ रहे हैं, और हमने काफ़ी बात की है इसके बारे में, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, कि लोग लव बर्ड्स की तरफ क्यों आए? अच्छा, मैं लव बर्ड की तरफ इसलिए आऊँगा कि लव बर्ड से ज़्यादा खूबसूरत बर्ड कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो नया शौकीन आ रहा है, मेरी सिर्फ उसको एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसमें आएँ। अगर आप आते साथ ही किसी एक ग्रुप में चले जाएंगे और उसकी तरफ ही सारी आपकी इंटरेक्शन हो जाएगी तो आप इस हॉबी में आगे नहीं जा सकते। लेकिन फैज़ी भाई बात सीनियर्स नहीं, सीनियर्स की इज्जत रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे हाथों के बच्चे हैं जो कि आजकल ज्ञान बांट रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं पता। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन आपने ग्रुपिंग के ऊपर बात की है, मैं थोड़ा सा इसको काउंटर करता हूँ। अब आपने बड़ी फेयर ओपिनियन लेनी है। हमने देखी यहाँ पे एक लास्ट सीज़न के अंदर, इसने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया था कि 2 सोसाइटीज़ की एक
अनडिक्लेयर्ड वार चल रही थी। एक बाहर परसेप्शन यही है ना जी। और आप चाहते ना चाहते हुए, आप अगर किसी एक साइड पे दोस्त हैं तो आपको दूसरी साइड पे लाजमी मुंह मारना है, ठीक है। तो इस चीज़ ने भी तो बहुत, हम 2 सोसाइटीज़, 3 सोसाइटीज़, 4 सोसाइटीज़, इनको इकट्ठा क्यों नहीं बिठा, हम इकट्ठे मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, LSP लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान मदर सोसाइटी है। पाकिस्तान में इस टाइम जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सबको सपोर्ट करती है। बेशक वो हमसे अच्छी हों, हमसे छोटी हों, हमसे बड़ी हों, हम सबके साथ हैं। हम हर जगह पे हर सोसाइटी के साथ चलने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से ना पहले कोई नेगेटिविटी है, ना अभी होगी आगे भी। चलें, ये तो बड़ा अच्छा मैसेज है। इसी अच्छे मैसेज पे इख्तिताम करते हैं। आपने देखा, हमने, हमारा मकसद हर ब्रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक बड़ा ब्रीडर जो आप कह लें कि पिलर्स हैं इस हॉबी के, हम उनसे बात कर रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहुंचा रहे हैं। आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उससे इकरार भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मैसेज यही है जो हम बार बार दे रहे हैं। नया बंदा जो आ रहा है वो इस काम में सबसे पहले अपने पास पेशेंस लेके आए। बिज़नेस ये भी बाकी बिजनेसेस की तरह है, आप आते ही अपनी एवरी से सोना निकाल के नहीं बेच सकते। हर चीज़ टाइम लेती है। पॉजिटिविटी के साथ आएँ और लव बर्ड्स ब्रीड कराएँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।